हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करूंगा कि आप सभी अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं लेकर आया हूं आज बीआरटी करंट अफेयर पर एक न्यू क्लास, जिस पर हम पढ़ाने वाले हैं डेली करंट अफेयर, जिस पर हम डेली अपडेट लेकर आते रहेंगे। और उसके लिए आपको करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो आपको डेली अपडेट मिलता रहे। तो देरी ना करके चलते हैं रीडिंग करने के लिए। राइट, तो क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले। और एक बात मैं लास्ट में ऐसी चीज़ बताऊंगा आपको एक और, जिस पर आप निर्भर रहते हैं, तो आपको करंट अफेयर में कोई भी पीछा नहीं कर सकता। राइट, तो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है कि श्री रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो वो कहाँ किया है, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो इसमें दिया है भारतीय नौसेना में। राइट, तो यहाँ पर देखते हैं भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली के माने माने कुशॉ सेंटर यानी मानेकशॉ सेंटर में केंद्रीय मंच पर आयोजित हुआ है। राइट, आपने समझा, आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री जी, आपका ये क्वेश्चन बनेगा इसमें से, रक्षा मंत्री रामनाथ सिंह, यानी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं भारतीय सैन्य विरासत की, वो कौन है, रामनाथ सिंह जी। राइट, तो सिंह जी ने किया है, जिसमें सेना प्रमुख जनरल मनोज, जो सेना के प्रमुख हैं वो कौन है, मनोज पांडे जी भी शामिल हुए। 1870 से काम कर रहे भारत के सबसे पुराने त्रिसेवा यानी त्रिनेत्रा यानी त्रिसेवा थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यूएसआई ने वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया है। इस भव्य कला यानी विज्ञान और साहित्य को शामिल करते हुए रक्षा सेवाओं के क्षेत्र में रुचि और ज्ञान को बढ़ाना या बढ़ावा देना है उनके लिए। राइट, और बढ़ाना है। मेजर जनरल सर चार्ल्स मैकग्रेगर ने 1870 में शिमला में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी। तो इस पर आपका क्वेश्चन बनेगा। राइट, तो आगे देखते हैं हम। दूसरा है, अमेरिका ने पाकिस्तान को मिसाइल घटक आपूर्ति करने वाली 3 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। निर्णय क्या है कि यह कदम उन्होंने उन कंपनियों के खिलाफ उठाया है कि जिन्होंने अमेरिकी संविधान के विरुद्ध कार्य किया है। यह एक ऐसा कदम है जिसे अमेरिका ने अपनी सुरक्षा और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है के लिए उठाया है। अमेरिका का मानना है कि कंपनियां पाकिस्तान को मिसाइल तकनीक प्रदान कर रही थी, यानी चोरी से। राइट, जो कि अमेरिका के नियमों के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अमेरिका और चीन के बीच संबंधों पर भी प्रभाव डाल सकता है। राइट, तो इनमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन अमेरिका ने स्पष्ट रूप से यह बताया कि उनकी प्राथमिकता उनकी सुरक्षा और राष्ट्रीय हित है। तो
संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को मिसाइल घटकों की आपूर्ति में कथित संलिप्तता के लिए चीन यानी 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंध कार्यकारी आदेश 13,382 के तहत जारी किए गए थे, जो सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और उनकी वितरण प्रणाली में शामिल स्थानों या संस्थाओं पर केंद्रित है। तो यहाँ से देखेंगे एंड देखते हैं हम। प्रतिबंधों के अधीन 3 चीनी कंपनियां इस प्रकार हैं, यानी कि जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, दूसरी है वीजिंग लुओ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और 3 चांगजो यूटेक कंपोजिट कंपनी। तो ये हमारी कंपनियां थीं जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, राइट। और फिलहाल 23 की न्यूज़ है अक्टूबर। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि ये प्रतिबंध वैश्विक अप्रसार व्यवस्था का हिस्सा है। उनका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार, उनके वितरण के साधनों और संबंधित यानी कि खरीद गतिविधियों का मुनाफा या मुकाबला करना है। अमेरिकी सरकार प्रसार से संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने वाले खरीद नेटवर्क को बाधित करने के लिए प्रतिबंध है, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये है हमारे यहाँ पर चावल का उद्योग जो होता है, और चावल का उद्योग विदेशों में भी मान्यता मिल चुकी है, क्योंकि चावल का उद्योग जब विदेशों में नहीं होगा तो हमारे हिंदुस्तान में वृद्धि नहीं होगी, राइट। तो देखते हैं, भारत सरकार ने गैर वानस्पति चावल निर्यात को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने गैर वानस्पति चावल के निर्यात को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि अब भारतीय उत्पाद और निर्यात गैर वानस्पति चावल को विदेशों में बेच सकेंगे, तो चावल बेच सकेंगे। यह निर्णय भारतीय चावल उत्पादों और निर्यातकों के लिए सकारात्मक हो सकता है, क्योंकि इससे उनके बाजार विस्तारित हो सकते हैं। यह निर्णय भारतीय कृषि उद्योग को भी प्रोत्साहित करेगा। भारत सरकार ने 7 देशों को 1.34 मिलियन टन गैर वानस्पति सफेद चावल के निर्यात को हरी झंडी दे दी है। यह निर्यात मंजूरी विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT द्वारा जारी की गई है। अनुमोदित निर्यात 7 देशों अर्थात नेपाल, कैमरून, कोटेकी, गिनी, आइवर गिनी, गणराज्य, मलेशिया, फिलीपींस और सेशल्स के लिए है। फिलीपींस को सबसे बड़ा कोटा प्राप्त होगा, जिसमें 2,95,000 मीट्रिक टन गैर वानस्पति सफ़ेद चावल निर्यात के लिए पात्र होगा। कैमरून को 190 यानी 1,90,000 मीट्रिक टन आवंटित किया जाएगा। मलेशिया
1,70,000 मीट्रिक टन तक आयात करेगा। नेपाल को 95 मीट्रिक टन मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन हमारा थर्ड हुआ था। चौथा देखते हैं हम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ किया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना है, जिससे अपने उत्पादों और सेवाओं को विश्व स्तर पर प्रस्तुत कर सकें। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भारतीय सेना ने हाल ही में प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त शासन कला और रणनीति विचारों की गहन भारतीय विरासत को फिर से खोजने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है। सेना द्वारा शुरू की गई परियोजना उद्भव का उद्देश्य शासन कला, रणनीति, कूटनीति और युद्ध पर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए चाणक्य के अर्थशास्त्र, कामनंदन के नीतिसार और तमिल कवि सत तिरुवल्लुवर के थिरुकल्लुवर जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों का उपयोग करना है। प्रोजेक्ट उद्भव प्राचीन ज्ञान और आधुनिक सैन्य तकनीकों के बीच की खाई को पाटता है, जिससे भारत 21वीं सदी की उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो जाता है। यह परियोजना इस विश्वास का प्रतीक है कि सदियों पुराने धर्म ग्रंथों और लेखों में जो सदियों पहले फैले हुए थे गहन ज्ञान समाहित है, जो आधुनिक सैन्य रणनीति को महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित कर सकते हैं। यूरोपीय संघ की रिपोर्ट चोरी पर अंकुश लगाने के लिए अरबपतियों पर 2% वैश्विक धन कर की सिफारिश करती है। यह प्रश्न यूरोपीय संघ की एक रिपोर्ट के बारे में है, जिसमें अरबपतियों पर 2% वैश्विक धन कर लगाने की सिफारिश की गई है। इसका उद्देश्य चोरी और सैन्य अनैतिक आर्थिक गतिविधियों को रोकना है। यह चरण दर चरण उत्तर दिया गया है। जैसे यूरोपीय संघ ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने अरबपतियों पर 2% का वैश्विक धन कर लगाने की सिफारिश की है। इसका मुख्य उद्देश्य चोरी और अन्य अनैतिक आर्थिक गतिविधियों को रोकना है। इस प्रकार यूरोपीय संघ धन की चोरी और अन्य अनैतिक आर्थिक गतिविधियों को रोकने के लिए अरबपतियों पर अतिरिक्त कर लगाने का समर्थन कर रहा है। यूरोपीय संघ कर वेधशाला ने वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट सन 2024 प्रकाशित की है,
जिसमें अरबपतियों पर 2% का वैश्विक संपत्ति कर लगाने का आह्वान किया गया है। रिपोर्ट में कर चोरी से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। राइट, जो कुछ अरबपतियों को करों में अपनी संपत्ति का 0% से 5% के बीच प्रभावी ढंग से भुगतान करने में सक्षम बनाता था। रिपोर्ट अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर लागू करने की वकालत करती है, जो उनकी संपत्ति का 2% यानी निर्धारित किया गया है। इस उपाय से कर चोरी को संबोधित करने और 3,000 से कम व्यक्तियों से लगभग 250 बिलियन उत्पत्ति होने की उम्मीद है। रिपोर्ट अरबपतियों की संपत्ति वृद्धि के आलोक में कर दर की मामूली सी प्रगति पर प्रकाश डालते हुए इस प्रस्ताव को उचित ठहराया है, जो मुद्रास्फीति के लिए समायोजित 1995 से सालाना औसतन 7% है। रिपोर्ट कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति का हवाला देते हुए कर चोरी से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का मूल्यांकन करती है। राइट, तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना यानी जागरूकता दिवस सन 2023 22 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है जो हर साल 22 अक्टूबर को होता है, जो हकलाना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। एक भाषणकार को प्रभाव में व्यवधान की विशेषता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कहलाना जागरूकता दिवस की थीम एक आकार सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। यह इस विचार को रेखांकित करती है कि यह थीम कहलाना वाला प्रत्येक व्यक्ति जीवन को अलग तरह से अनुभव करता है, दैनिक आधार पर अनूठी चुनौतियों का सामना करता है। कहलाना एक ऐसी स्थिति नहीं है जो सभी के लिए उपयुक्त हो। अंतर्राष्ट्रीय कहलाना जागरूकता दिवस लोगों को इस जटिल स्थिति के बारे में शिक्षित करने और कहलाने वाले व्यक्तियों की विधि, आवश्यकताओं और परिस्थितियों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया भर में 70 बिलियन से अधिक लोग हकलाने की समस्या से जूझ रहे हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि एक आकार सभी के लिए फिट दृष्टिकोण हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संजय कुमार जैन को IRCTC के CMD के रूप में चुना गया है। यह एक खबर या घटना की जानकारी है। इसका अर्थ है कि संजय कुमार सेन जो को भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम IRCTC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CMD के पद के लिए चुना गया है। उनकी नई नियुक्ति की घोषणा है। भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम IRCTC के लिए
एक महत्वपूर्ण विकास में 1990 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा यानी IRCTC के अधिकारी संजय कुमार जैन को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति जनवरी सन 2021 में महेंद्र प्रताप माल की सेवानिवृत्ति के बाद से पद में रिक्त के बाद हुई है। उनकी नियुक्ति की सिफारिश खोज सह चयन समिति SCSC द्वारा की गई थी और बाद में मंजूरी दे दी गई थी। श्री संजय कुमार जैन एक उल्लेखनीय ट्रैक रिकॉर्ड वाले अनुभवी अधिकारी हैं। CMD की भूमिका में पदोन्नति होने से पहले उन्होंने उत्तर रेलवे में प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक के रूप में कार्य किया। भारतीय रेलवे के तीसरे या भीतर उनके विविध अनुभव ने उन्हें संगठन के कामकाज में मूल्यांकन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति दी है। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन हो तो देखते हैं। यह है इसरो का गगनयान परीक्षण मिशन TVD-1 एक ऐतिहासिक मील का पत्थर। अंतरिक्ष अन्वेषण के ऐतिहासिक संदर्भ में गगनयान मिशन TVD की हालिया परीक्षण उड़ान में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुए। इसे पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान अंतरिक्ष यान को स्थिर करने और इसे धीमा करने में ट्रैंग पैराशूट के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। गगनयान परियोजना में चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण वाहन मिशनों की एक श्रृंखला शामिल है। ये मिशन विभिन्न उड़ानों स्थितियों के तहत चालक दल से बचने की प्रणाली और पैराशूट आधारित मंदी प्रणाली का आकलन करते हैं। नियोजित सन 2025 क्रू मिशन से पहले अतिरिक्त परीक्षण उड़ानें आयोजित की जाएगी। हालिया परीक्षण उड़ान सन 2025 के क्रू मिशन तक पहुंचने वाले निरस्त परीक्षणों की श्रृंखला की शुरुआत है। यह आगामी मानवरहित मिशनों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करता है, जिसमें व्योमयात्री नामक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रक्षेपण भी शामिल है। राइट, तो ये हमारे क्वेश्चन हुए दोस्तों, एंड आप इसे पढ़ें खुद। राइट, इसके बारे में मोहम्मद शमी ने विश्व कप में दूसरी बार 5 विकेट देने का इतिहास रचा है। राइट, मोहम्मद शमी ICC वनडे विश्व कप में 2 बार 5 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बने। अब वह एक दिवसीय विश्व कप में 2 50 लेने वाले कुल नौसैनिक गेंदबाज हैं। इससे अतिरिक्त शमी की उपलब्धि किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा ICC वनडे विश्व कप में 5वां स्थान हासिल करने का 7वां उदाहरण है। यह
उपलब्धि वैश्विक मंच पर भारतीय गेंदबाज प्रतिभा के समृद्ध इतिहास को प्रदर्शन या दर्शाती है। राइट। मोहम्मद शमी ने वनडे विश्व कप में महान स्निपर यानी कि कीपर होते हैं अनिल कुंबले के 31 विकेट के आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाजी सूची में खुद शमी 2019, आशीष नेहरा 2003, वेंकटेश प्रसाद 1999, रॉबिन सिंह 1999, युवराज सिंह 2011 में और कपिल देव और 1983 में शामिल हैं। राइट दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैं लास्ट में जो पॉइंट बताने वाला था कि आप करंट अफेयर पढ़ें तो थ्योरी में ही पढ़ें। अगर क्वेश्चन में पढ़ेंगे आपको याद नहीं रहेगा। थ्योरी में क्या होता है कि एक चीज़ 2 बार 4 बार रिपीट होती है और उसको पढ़ सकते हैं। एंड अब ज़्यादा देर ना पढ़कर सिर्फ आधा घंटा से लेकर 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक ही करंट अफेयर को डेली पढ़ें। राइट। क्योंकि अगर इस तरीक़ा से आप घंटों की वीडियो देखने पड़ गए, जैसे कि लोग घंटों की बना देते हैं और मैं सिर्फ आधे घंटा से भीतर बनाता हूँ वीडियो। राइट। तो यही चीज़ है कि आपको डेली आधा घंटा करंट अफेयर को ही देना है आपको, और आपकी लाइफ में करंट अफेयर का रोल प्रकट हो जाएगा और आपको करंट अफेयर से जुड़ना लगाव हो जाएगा आपको। राइट। तो हम यही कहने वाले थे, और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड केयरफुली योर राइट्स। थैंक यू।